तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्क एनर्जी चैप्टर। ठीक है, स्टार्ट नहीं मतलब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे। वर्क एनर्जी जो हमने लास्ट में जो पढ़ा था उससे थोड़ा सा आगे, मतलब हम लोग किस तरीके से वर्क को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बेसिक मोस्ट फंडामेंटल फॉर्मूला। तो वर्क कैलकुलेट करने का मोस्ट फंडामेंटल फॉर्मूला है क्या, एफ डॉट डी एस, और ये दोनों वेक्टर प्रोडक्ट हैं। ठीक है, ये क्या होता है हमारा फोर्स वेक्टर। सर ये फॉर्मूला आया कैसे वैसे? ये फॉर्मूला यही डेफिनेशन है इसका वर्क का। ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे एग्जैक्ट इसका रूट कॉज मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन यही इसका फॉर्मूला ही दिया गया है, मतलब कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वर्क कहेंगे। तो बस वही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा मुझे डेप्थ में उतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये हमारा मोस्ट फंडामेंटल फॉर्मूला होता है। जैसे कि स्पीड, स्पीड कहाँ से आता है, स्पीड आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम से, है ना। किसी चीज़ को कैसे मेजर करेंगे कि कितना रफ्तार से मूव कर, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बस उसको स्पीड कह दिया गया है। तो उसी तरह से वर्क क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बेसिक टर्म से मोटा मोटी लैंग्वेज में देखें तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तब होता है जब फोर्स कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो मोस्ट फंडामेंटल मोस्ट बेसिक फॉर्मूला जो हर जगह एप्लीकेबल होगा वर्क का, वो है ये एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। तो अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला में ही इंटीग्रेशन यहाँ पे आ गया है वर्क का, है ना। तो फॉर्मूला में ही इंटीग्रेशन आ गया है, इसका मतलब वर्क इसको सॉल्व करने का इंटीग्रेशन जहां पे भी लगाना है तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करने का, कि चलो इंटीग्रेशन लगानी है तो यहाँ से कैसे करते हैं। तो अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो ये तो बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन का, और ये बन जाता है एफ डॉट एस वेक्टर। ठीक है, ये वर्क हो जाता है जब क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। फोर्स वेक्टर क्या है, कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है, कांस्टेंट। तो उस केस में ऐसा होता है। तो इंटीग्रेशन वाला का क्या क्या केसेस आते हैं वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि फोर्स वेक्टर का फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स आई कैप। ठीक है, मान लो ये एक फोर्स वेक्टर है और हमें बताना है कि ये कि x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक जब बॉडी मूव करेगा तो हमें वर्क डन बाय दिस फोर्स निकालना है। तो हम लोग वर्क डन बाय दिस फोर्स क्या लिखेंगे, सिंपल फॉर्मूला यहीं से स्टार्ट करेंगे, एफ डॉट डी एस। अब देखो यहाँ पे मैथ्स लग गया है ना। पहले क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डीएस क्या होता है, डीएस वेक्टर इज इक्वल टू होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। डीएस क्या होता है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मान लो एक बॉडी यहाँ से ऐसे मूव किया, तो एक पॉइंट पे मान लो हमें एक पॉइंट पी लेते हैं इस पाथ में, ए से बी के बीच में एक पॉइंट हम लोग पी लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं डीएस। ठीक है, और इसका डायरेक्शन अगर ले लेंगे तो ये डीएस वेक्टर हो जाएगा। तो वो वाला जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्म में लिखते हैं कि हम लोग डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये लिखते हैं। अब देखो हमारा यहाँ एक्सप्रेशन में क्या, केवल आई कैप है, एक्स वाला टर्म है, तो हम लोग केवल एक्स वाला टर्म लेंगे, चाहे तो सारे ले सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे एफ डॉट डी एस यहाँ पे, इसको निकालने के लिए तो क्या होगा, आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, जे और के वाला तो है नहीं तो वो तो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकाल करके लिखेंगे ये वाला इंटू ये वाला, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डॉट डी एक्स, ये आई कैप है और ये भी आई कैप है, तो मल्टीप्लाई होंगे तो ये तो 1 हो जाएंगे और ये डॉट हट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
इसका क्या, dx, है ना। तो ये क्या है, किसका वैल्यू है, ये f डॉट ds का वैल्यू ये हमारा आया है, ठीक है। f डॉट ds का वैल्यू हमारा ये आया है, लेकिन ये क्या है, वर्क डन बाय फोर्स, तो इसको इंटीग्रेट करना है हमें, है ना। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसा साइन दे देना होगा, है ना। अब देखो इंटीग्रेशन, हम लोग जब मैथ्स में इंटीग्रेशन देखते हैं तो वो किस फॉर्मेट में होता है, इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट में होता है, एफ एक्स डी एक्स। तो जब भी हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है इस फॉर्मेट में आना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, इस फॉर्मेट में आना चाहिए। अगर हमारा एफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स आ गया तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए एक्स और वाई, लेकिन हमें इंटीग्रेट एक्स के रेस्पेक्ट में करना है ना। तो ऐसा बात है यहाँ पे। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें इंश्योर करना होता है कि मैथमेटिकल टर्म ऐसा आना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इस फॉर्मेट में हो सकता है, एम एक्स प्लस सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें एक ही वेरिएबल एक्स होना चाहिए। दो वेरिएबल होगा फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है। जैसे कल वाले क्वेश्चन में हमने देखा था उसमें एक्स भी था और वाई था, तो उसको मैथमेटिकली हमें सॉल्व करना पड़ा था। अब देखो इस, ये थोड़ा बेसिक हो गया, ठीक है, इस तरीका से इस फॉर्मेट में ये होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट रुकना। तो देखो यहाँ पे अगर इसको हम लोग देखें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस केस में अगर हम लोग सॉल्व करना चाहे तो देखो ये क्या है, ये एफ एक्स है और ये क्या है, डी एक्स है। तो ये बिल्कुल 100% इस फॉर्मेट में आ गया। तो अब हमारे यहाँ पे फिजिक्स वाला काम खत्म, मैथमेटिकली इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। एक चीज और हमें इसमें देखना, लिमिट हमें देना। तो देखो ये dx है ना, ये dx हेलो है। सर, वो हाँ सर थोड़ा कॉल आ गया तो थोड़ा ये मतलब कट गया था आवाज। ओके ओके, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ देखो कहाँ पे आपको समझना है, ये वाला समझ में आया था, ये वाला नीचे, हाँ हाँ, वो हो गया था। ठीक है। हाँ तो देखो फिर कुछ आपको कुछ मिस नहीं हुआ। तो देखो यहाँ पर हम लोग इसको अगर देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डी एक्स, है ना। तो ये वाला इस फॉर्मेट में ही है, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसी फॉर्मेट में है, बस यहाँ पे इसको अप्लाई कर देना है। और हमें एक लिमिट लेनी होती है इसमें, ठीक है। तो लिमिट इसमें अभी नहीं लगा हुआ है, तो लिमिट हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1। अब देखो किसके रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमें लिमिट भी जो है x का ही लेना होगा। तो x का लिमिट क्या है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो x वाला लिमिट लेना होगा। तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1। अब आप मुझे बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ डॉट डी एस, ये सब तो मैथमेटिक्स, इतना कॉम्प्लिकेटेड डरावना फिगर ये है, दिख रहा है ये, लेकिन ये डरावना उतना है नहीं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ। हाँ तक एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू द पावर, पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। हाँ एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो बताओ इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा ax प्लस ax रेज टू पावर 3 अपॉन 3। परफेक्ट। इसका क्या होगा, इसका bx रेज टू पावर 1। हाँ वन अभी वन देखो एक्स है, 2 होगा 2 हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि x पर पावर अपॉन कुछ नहीं 2। दिया मतलब 1 है ऑलरेडी, अपॉन 2, सही है, परफेक्ट। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, प्लस एक कांस्टेंट c लिखना होता है। जब हम लोग लिमिट नहीं लगाएंगे तो हमें प्लस c लिखना होगा, एक कांस्टेंट। लेकिन जैसे ही हम लोग लिमिट लगा देंगे, लिमिट
ये कट जाता है, ये कैंसल आउट हो जाता है, तो हमें इसे लिख भी सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि कट जाएगा तो फिर अंत में वो रहेगा ही नहीं, ऐसा बात होता है इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात, तो हमें लिमिट क्या लेना सर वो है, dx की वैल्यू फिर क्या? dx का क्या होगा? हाँ देखो, ये dx क्या होता है, ये बताता है कि आपको किसके टर्म में इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। ये एक नोटेशन होता है, जैसे देखो एफ एक्स डी एक्स है, तो ये हमें बताता है, ये एक इंडिकेटर होता है कि किसके रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, इसका और कुछ नहीं काम होता है, बस ये हमें बताता है कि किसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करना होता है, बाकी हमारा काम इससे होता है। जैसे देखो अगर एफ एक्स डी वाई यहाँ पे आ गया, तब तो ये हमारा बात ही गड़बड़ हो गया, ये x का फंक्शन है लेकिन ये dy है, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग इसको कुछ कह नहीं सकते इस केस में, लेकिन ये क्या है, एफ एक्स डी एक्स है, x का फंक्शन है और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो इसको काम तमाम हम लोग कर सकते हैं, समझ रहे हैं। जैसा कि यही अगर फंक्शन हमारा होता इंटीग्रेशन ऑफ ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई, और इंटीग्रेट करना होता इसे डी वाई के रेस्पेक्ट में, तो क्या है, जहां जहां हमने x लिखा था वहां वहां यहाँ पे क्या आ गया, y आ गया, तो हमारा इंटीग्रेशन में भी क्या होगा, जहां जहां हमारा x है वहां वहां क्या आ जाएगा, हमारा y हो जाएगा, सेम बात हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो जो ये dy या फिर ये देखो dx जो है, ये हमें बताता है कि किसके रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, और इसका कुछ भी काम नहीं होता है, हमारा काम इससे होता है, बस ये बताता है कि कंफर्म एक बार कर लो कि x इसमें है कि नहीं, ऐसा तो ना हो कि y हमारा निकल जाए या फिर x के अलावा भी कोई टर्म आ जाए, बस ये इतना इंडिकेटर होता है, ऐसा आपको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो हाँ, तो ये बात होती है, तो बस आपने इसको देखा, इसको आपने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, बिल्कुल सही आपका आया है। अब आपको लिमिट लेना है, तो ये एक बात ये भी बताता है कि लिमिट हमें x वाला लेना है, y वाला लिमिट नहीं लेना है, x का लिमिट लेना है। तो देखो क्वेश्चन में मैंने क्या बताया है यहाँ पे, जब मैंने बताया कि फोर्स इतना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, तो हमने लिमिट भी x का लिया यहाँ पे, है ना। अगर मैंने y का लिया होता लिमिट, तो आपको किसी तरीके से क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया हुआ होता, उसको इस्तेमाल करके आपको x का लिमिट निकालते पहले, और तब आप x का ही लिमिट यहाँ पे पुट करते, तो ये भी चीज ये dx बताता है। तो यहाँ पे 0 से 1 है ना, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 है ना, तो वही यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब क्या करना है, इसको आप इंटीग्रेट कर दिया, फिर हमें लिमिट की वैल्यू पुट करनी है 0 से 1। अब देखो क्या करना है, ये मान लो एक सिस्टम हो गया, ठीक है, तो पहले हमें जहां जहां पे x है वहां वहां पे 1 वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो जहां जहां पे x है वहां पे 1 वैल्यू पुट कर देंगे, a 1 का क्यूब अपॉन 3, बताओ क्या लिखेंगे आगे, b0 का क्यूब अपॉन 2। देखो एक मिनट, पहले हम लोग 1 का इस पूरे एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो पहले मैंने 1 इसमें पुट कर दिया, इसमें ही पुट करेंगे, ठीक है, b तो हो जाएगा bx स्क्वायर अपॉन b1 2, का स्क्वायर हाँ, 2। तो हमने पहला लिमिट पुट कर दिया, वैल्यू इसमें पूरे एक्सप्रेशन में पुट कर दिया ना। अब लिखेंगे हम लोग माइनस, ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे माइनस, अब जीरो वाली वैल्यू पुट करेंगे इस सिस्टम में, तो जहां जहां पे x है वहां पे हर जगह जीरो वैल्यू पुट करो और लिखो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, a इंटू जीरो का क्यूब अपॉन 3 माइनस b इंटू जीरो का स्क्वायर अपॉन 3, तो जीरो तो है, मल्टीप्लाई जीरो जीरो, तो ये क्या, ये वाला पूरा वैल्यू क्या हो गया, जीरो, पूरा इसका वैल्यू नहीं रहा, तो बस इतना ही हमें बचा है यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन 3 प्लस b अपॉन 2, क्योंकि 1 का है, 1 का तो कुछ मतलब नहीं है, 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 1 को क्यूब करेंगे, स्क्वायर करेंगे, जो भी करेंगे वो उतना ही रहेगा, तो a/3 प्लस b/2 हो जाएगा हमारा ये, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट ds का इंटीग्रेशन, ये हो गया, तो ये हमारा वर्क डन हो गया, और ये जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे जो पूछा है इसका आंसर यही है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया इतना आपको। हाँ समझ गए सर। तो अभी आपको एक क्वेश्चन बनानी है, ठीक है, वो क्वेश्चन आपका ये है, वो क्वेश्चन आपका ये है कि f इक्वल टू है माइनस के एक्स,
ठीक है। आपको निकालना है वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू 1 से लेकर के x इक्वल टू 2 तक बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया गया, ठीक है। बॉडी पर फोर्स ये लग रहा है, आपको निकालना है वर्क डन बाय दिस फोर्स F। यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका, ठीक है। ट्राई करो, देखो यहाँ पे देखो फोर्स कांस्टेंट है, देखो ये वेरिएबल आ गया तो फोर्स वेरिएबल है ना। ठीक है, तो आप सोचो और ट्राई करो। वर्क का जो मोस्ट बेसिक मोस्ट फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है, F डॉट डी एस, ठीक है। तो जब यहाँ पे x है और ये भी x है, सेम डायरेक्शन है, मतलब ऐसा है, तो आपको सीधा क्या करना है, इसको एफ डी एक्स लिख सकते हो, क्योंकि ये x के टर्म में है और ये भी s है। बस ऐसे लिख करके आप सॉल्व कर सकते हो। आप ट्राई करो एक बार खुद से, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं, कितना आ रहा है? -K16 by 3 -K/2। ठीक है, ओके, इतना देखते हैं इसको। ठीक है, तो देखो इस केस में हम लोग को क्या करना है, हमें ये वाला फॉर्मूला है और यहां से ये वाला फॉर्मूला आ गया। कैसे आ गया, ये भी x में है, ये भी x में है, और सीधा हम लोग ने डॉट प्रोडक्ट किया, मतलब सीधा हमने किया के एक्स आई कैप डॉट डी एक्स आई कैप को, ठीक है। तो क्या है, आई कैप से आई कैप 1 हो गया, मल्टीप्लाई होकर के डॉट हट गया, तो माइनस के एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। किसका वैल्यू, एफ डी एक्स का, है ना। तो इसको इंटीग्रेट हमें करना है, तो हमें जो वर्क डन बाई एफ जो निकालना है, ये क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स। तो बस वैल्यू पुट कर दो, माइनस के एक्स डी एक्स। क्या होगा इसमें, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये हमारा, माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। यहां तक समझ में आया आपको? सर थोड़ा वॉइस डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट डी एस, तो इससे हमारा ये आएगा, ठीक है। तो बस हम लोग के एक्स का वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे, एफ एक्स डी एक्स में, एफ डी एक्स में हमने ये वाला वैल्यू पुट कर दिया, तो हमारा ये आ गया ऐसे, और फिर ये हमारा ऐसे आ गया। तो यहाँ तक समझ आया आपको, यहाँ तक? हाँ समझ, इतना तो समझा। के कांस्टेंट है तो के बाहर आ जाएगा, तो बाहर कर दिया के को। के क्या है, के का मतलब कांस्टेंट, ठीक है। तो इस केस में और क्या है, लिमिट किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स का क्या है, 1 से लेकर के 2 तक, तो 1 से लेकर के 2 तक हमने लिमिट ले लिया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, एक्स का इंटीग्रेशन सर अपर लिमिट पुट करना है क्या इसपे? नहीं नहीं, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, xn+1/n+1। हाँ, एक्स टू द पावर एन का होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो एक्स टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब x होता है एक्स टू द पावर 1, तो इसका अच्छा इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यस। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ये आ गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, इसमें लिमिट पुट करना है 1 से लेकर के 2 तक। अब देखो एक बार ये वाला वैल्यू पुट करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन में, फिर लिखेंगे माइनस, फिर ये वाला 1 वैल्यू पुट करेंगे, तो हो जाएगा माइनस के इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर इतना समझे। तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 रह जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, क्योंकि इसका वैल्यू 4 हो गया, तो 2 माइनस 1/2, ये 3/2 हो गया, माइनस 3k/2। तो ये हो जाएगा आंसर। तो आपने कैसे सॉल्व किया था इसको? सर मैंने कांस्टेंट को बाहर नहीं लिया था उस पे। अच्छा, ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपको करना है, ठीक है। यस। क्वेश्चन ये है आपका, सर जैसे उसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट 2 है, ऊपर में थोड़ा करेंगे तो उसमें तो क्यूब हो जाएगा ना सर उसका।
अपर ये जो लिमिट 2 ये अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन 2 जहाँ पे नीचे में दिया हुआ है। नीचे में तो है ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, हाँ, और तो इसमें 2 अगर स्क्वायर अपॉन 2 है। 2 हाँ, स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 इंटू 2, तो 2 स्क्वायर अपॉन नहीं 2 का सर, मतलब क्या है? हाँ, उसके ऊपर में जैसे जो अपर लिमिट जब हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे वहाँ पे। यहाँ पे क्या? हाँ, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम लोग 2 स्क्वायर पुट कर देंगे ना, एक्स की जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। सर मैंने इसको 2 का क्यूब लिखा था। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, फोर्स वेक्टर आपको दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 2x, 4x क्यूब है ये, ठीक है, 4x क्यूब प्लस 2x। आपको x इक्वल टू 1 से लेकर के x इक्वल टू 2 तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और इस केस में आपको निकालना है वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो बताओ क्या होगा? ठीक है, इसको देखते हैं करके। तो यहाँ पे क्या है, इसको इंटीग्रेट कर देना है सीधा। हमें वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगा देना है? एफ डी एक्स। क्यों ऐसा लगा देना है? क्योंकि सब सेम डायरेक्शन में है, ये आई कैप वाला है और ये भी आई कैप, डी एक्स भी आई कैप में ही रहता है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 4x क्यूब प्लस 2x, यहाँ पे आ जाएगा dx, यहाँ पे लिमिट हो जाएगा 1 से लेकर के 2 तक। हाँ, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 4x क्यूब प्लस 2x का? इस 4 बाहर आ जाएगा ठीक है, और x रेज टू पावर 4/4 4 बाहर आ गया, ठीक है, ये इस वाले में प्लस होगा। हाँ, प्लस 2 भी बाहर आ जाएगा 2 भी बाहर आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। हाँ सही है, सही है। देखो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा है ना ये, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4x क्यूब। आप इसको ब्रेक भी कर सकते हो, लिमिट उतना ही रखना है 1 से 2, प्लस इसको लिख सकते हो 2x dx। क्योंकि एडिशन में है तो आप लिमिट को उतना ही रखते हुए इसको प्लस जो है उससे ब्रेक कर सकते हो। तो इसमें 4 बाहर आ जाएगा, ये आ गया बाहर। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है? 4x स्क्वायर बाई एक्स टू पावर 4/4, तो उसका ये इंटीग्रेशन हो गया। उसी तरह से इसमें 2 बाहर आ जाएगा, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2। तो बस वो कर दिया। अब क्या करना है? लिमिट पुट करने की बारी आई। हमने इंटीग्रेशन कर दिया, एक्स टू द पावर n वाला जो फॉर्मूला था, एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब इसकी जरूरत नहीं है, अब हमें लिमिट की जरूरत है, तो लिमिट को पुट करेंगे। बताओ क्या लिखेंगे? 2 2 रेज टू पावर 4/4। अच्छा एक मिनट, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट पुट करनी है क्या? 1 से 2। हाँ बताओ अब क्या होगा? 2 रेज टू पावर 4 2 रेज पावर 4, फिर प्लस प्लस 2 रेज टू पावर 2 माइनस ठीक है माइनस, ये 1 हो गया। अब लिखेंगे माइनस, हाँ बताओ। 1 रेज टू पावर 4 हम्म प्लस 1 रेज टू पावर स्क्वायर। तो ये तो 1 का 1 ही रह जाएगा, है ना। स्क्वायर जो भी पावर लगा 1 ही रहेगा। इसका वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। इसका वैल्यू कितना है? 16। इसका वैल्यू कितना है? 4। तो 16 प्लस 4 माइनस 2 हो गया हमारा। 20 माइनस 2 कितना है? 18। 18। तो ये 18 जूल होगा हमारा। कुछ कुछ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ सर, यहाँ पे मैंने पता है कैसे, हाँ हाँ, जैसे आपने वहाँ पे कांस्टेंट को बाहर किए तो मैंने उसको इंटीग्रेशन के 2 को और 4 को दोनों को बाहर एक साथ ही कर दिया अच्छा नहीं 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 नहीं, दोनों को और फिर अलग अलग उनको। बाहर करते हैं। देखो, जब मल्टीप्लाई में होता है ना तब बाहर हम लोग करते हैं, ठीक है ना।
तो इसमें अलग अलग है, ये प्लस में है, तो इसको अलग अलग ऐसे या तो ब्रेक करके कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो सीधा आप ऐसे भी कर सकते हो ना, 4x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप बाहर नहीं करो, ठीक है, आप सीधा इसका ही इंटीग्रेशन निकाल दो, क्या हो जाएगा x⁴/4 और इसको मल्टीप्लाई में रख दो यहाँ पे, तो भी हमारा सेम आंसर आएगा, ठीक है। यस। तो ये बात है इसमें। तो आपको क्या काम है वो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही लेक्चर खत्म होगा ये सारे क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार बनाने हैं। आपने नोट्स में क्वेश्चंस नोट किए हैं? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं किया मैंने। ठीक है, इसका मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, तो आपको इसको फिर से देखना है और देखते हुए आपको सॉल्व भी करना है, क्योंकि एक बार में चीजें कम ग्रेस्प होते हैं तो दूसरे बार में और ज्यादा ग्रेस्प होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसको प्रैक्टिस से बार बार सॉल्व करते हुए, फॉर्मूला को समझते हुए इसको क्लियर किया जा सकता है, ठीक है। यस। तो ये इंटीग्रेशन का है, और आपका काम, एक और काम क्या है, जो हमारे कोर्स में इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखना है, ठीक है। आप लॉग इन करना और देखना इंटीग्रेशन का, जो कैलकुलस का जो पोर्शन है उसको फिर से देखना है, क्योंकि पूरे फिजिक्स में आपको कैलकुलस के क्वेश्चंस आते ही रहेंगे। और वो वीडियो मैंने इतना क्रिस्प बनाया है कि उसके गो थ्रू करते 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 आपको समझ में आ जाएगा। आप इधर उधर से पढ़ोगे ठीक है, लेकिन उसके थ्रू गो थ्रू आप करते रहो तो आपको कैलकुलस धीरे धीरे आपको क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। यस। तो अभी हम लोग स्टार्ट क्या चीज पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा हम लोग स्प्रिंग फोर्स के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। पहले काइनेटिक एनर्जी में बता देता हूँ सिंपल में, ठीक है ना। एक फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं होता है, यह होता है 12mv²। v क्या होता है, मास, और v क्या होता है, स्पीड, ठीक है। स्पीड है, अगर वेलोसिटी लेना है तो आपको v वेक्टर डॉट v वेक्टर करना होगा, तब हमारा v² होगा, ठीक है। नहीं तो आप स्पीड का स्क्वायर डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये हो जाता है हमारा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, 12mv²। तो आप बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी जिसका मास है 4 kg, स्पीड है उसका 2, तो बताओ उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। 16 मीटर/सेकंड। 12mv², ठीक है, ये 2 से कट गया, कितना हो गया, 8 होगा ना, हाँ 8 होगा सर। 8 जूल होगा, ठीक है। तो ये कैसे है, इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। जो वर्क का यूनिट होता है ऐसा यूनिट, वही इसका भी होता है, काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट होता है ऐसा यूनिट, जूल होता है, JOULE, ठीक है, जूल ऐसा यूनिट। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का बात। फॉर्मूला है 12mv², काइनेटिक एनर्जी इसको कहते हैं, ठीक है। दूसरा चीज आपको डेरिवेशन बताऊं, डेरिवेशन में कुछ रखा नहीं है, मैं आपको सीधा बात बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अब अगला एक पोटेंशियल एनर्जी को मैं आपको बता रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। यह होता है 2 तरह का, एक हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और दूसरा क्या है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। आपको क्या करना है, जो कोर्स में बना हुआ मैकेनिक्स पार्ट 1 का वर्क एनर्जी जो चैप्टर है उसके थ्रू गो थ्रू करना है, 6 वीडियो बना हुआ है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आपको 1 आवर लगेगा या आधा घंटा लगेगा, गो थ्रू करना है उसको। जितना बार बार आप गो थ्रू करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। जो भी मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं उसको बार बार गो थ्रू करना है, एक बार नहीं, बार बार उसको गो थ्रू करते 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 समझ में आने लगेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने छोटे से वीडियो में बताए हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब हो गया, यहाँ पे PE इक्वल टू हम लोग कहेंगे mgh, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट। एक बॉडी h हाइट पे रखा हुआ है ग्राउंड से, तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसको बोलेंगे हम लोग mgh। और स्प्रिंग के कारण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी।
और इसका फॉर्मूला होता है हाफ kx²। अब हम लोग दोनों को समझते हैं कि है क्या। ठीक है, पहला नंबर 1 में हम लोग समझेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखो ये क्या है। तो इस केस में हमारा PE इक्वल टू होता है mgh। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ग्राउंड है और ग्राउंड से कोई h हाइट पर एक ब्लॉक है, तो इस बॉडी में एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है हाइट के कारण, और उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मास अगर m है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। अब देखो फॉर एग्जाम्पल पहले आप एक क्वेश्चन बनाओ। एक बॉडी का मास है 2 kg और उसका हाइट है ग्राउंड से 10 मीटर ऊपर। ठीक है, जी का वैल्यू आपको लेना है 10। तो आप मुझे बताओ उस बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। 20 जूल। क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा? mgh। mgh। हाँ बताओ क्या लिखेंगे, मास कितना है, मास 2। जी का वैल्यू 10। h का वैल्यू h का वैल्यू 10 है। कितना हो जाएगा? 20 g 200। 200 है ना। 200 सब सारा ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, तो यहाँ पे हम लोग जूल लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट। ठीक है, अब देखो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, बात क्या है। एक और क्वेश्चन है, एक बॉडी का मास है 3 kg, जी का वैल्यू दिया हुआ है 10, उस बॉडी का हाइट है -2 मीटर, तो आप बताओ उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। सर -60 जूल। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? mgh। mgh। m का वैल्यू बताओ, 3 kg। c का वैल्यू 10। h का वैल्यू -2। -2 ब्रैकेट में लिखना होगा क्योंकि प्लस क्रॉस और माइनस दोनों सिंबल है, तो आ गया -60 जूल आ जाएगा, है ना। क्यों जूल है? क्योंकि सारा ऐसा यूनिट में है, इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, सारा ऐसा यूनिट में है तो हमारा ये जूल में आ जाएगा। नहीं तो अगर हम लोग चाहें तो इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ये भी सही है, लेकिन इतना इक्वल टू 1 जूल ही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात, क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पे हमने प्लस लिया और यहाँ पे हमने माइनस लिया, तो इसका मतलब क्या है? उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। बिल्कुल सही, मतलब कि डायरेक्शन का यहाँ पे फर्क आ गया है ना। एक का प्लस, मान लो ऊपर के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, ऊपर के डायरेक्शन को मान लो हमने पॉजिटिव लिया और नीचे वाले डायरेक्शन को हमने नेगेटिव लिया, तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में हमें क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। हमें पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेट करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है और उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो एक बॉडी है, वो ग्राउंड से 10 मीटर हाइट पर है, उसका मास है मान लो 3 kg, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी इसका, इस ब्लॉक का बताओ। हाँ सर 2 मिनट। जी का वैल्यू 10 ले लो, सर इसका 300 होगा क्या? 300 जूल। बिल्कुल सही, परफेक्ट, 300 जूल होगा। अब यहाँ पे देखो बात क्या है, यहाँ पर बात यह है कि ये जमीन से ऊपर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 3 है,
तो जहां पर H की वैल्यू 0 आएगी वहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0। तो H का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ऊपर इस लेवल में H का वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब यह है कि इस लेवल पे H का वैल्यू क्या है, 0, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होगा, 0। समझ में आया कैसे, क्योंकि H का वैल्यू 0 है, PE का वैल्यू क्या होता है, mgh, तो इसमें H की ही वैल्यू 0 रखेंगे तो इसका तो वैल्यू 0 होगा ही। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें H इक्वल टू 0 को पहले क्लियर आउट करना होता है कि कहाँ पे हम लोग H की वैल्यू 0 ले रहे हैं। समझ रहे बात। हाँ सर। तो अब देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन देता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है थोड़ा। हाँ बोलो बोलो। सर ये पोटेंशियल एनर्जी यानी मतलब होता क्या है? जैसे काइनेटिक एनर्जी तो मूविंग एनर्जी है मतलब, हाँ 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 तो देखो, पोटेंशियल यानी मतलब हाँ हाँ डेफिनेशन देखो, क्या? पोटेंशियल एनर्जी देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ड्यू टू मोशन, है ना। एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कह सकते हैं एनर्जी ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एनर्जी ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है, जैसे कि हमने दो तरह के देखा, एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और एक देखा हमने हाइट वाली। तो बॉडी का हाइट जब चेंज हो रहा है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या चेंज हो रहा है, ओरिएंटेशन बॉडी का चेंज। पहले बॉडी नीचे है, बाद में ऊपर है, या इधर है उधर है, कितना हाइट पे, तो वो कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं कि ओरिएंटेशन बॉडी का हाइट कितना है। दूसरा तरीका एक स्प्रिंग है, उसको हम लोग पुश एंड पुल कर रहे हैं, तो स्प्रिंग क्या है, इलोंगेट और एक्सपैंड होगा, तो उसके कारण भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। जैसे कि देखो, आप एक स्प्रिंग को कंप्रेस कर दोगे और फिर छोड़ दोगे तो क्या होगा, स्प्रिंग वापस उसको धक्का देगा। क्यों धक्का दिया स्प्रिंग ने, क्योंकि उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गया था, जैसे ही हमने छोड़ा था वो एनर्जी रिलीज हुआ था। तो वो एनर्जी जो हिडन एनर्जी जो है, जो एनर्जी हमें दिख नहीं रहा है, उस एनर्जी को जो कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो आया है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि एक ब्लॉक को हमने ऐसे एक हाइट पर ले लिया है, ठीक है, जैसे ही ब्लॉक को हमने छोड़ा, ब्लॉक क्या है, नीचे जाने लग गया। जैसे हमने ब्लॉक को छोड़ा नीचे जाने लग गया, इसका मतलब क्या है, इसके पास एक एनर्जी था, एच हाइट पर ब्लॉक के पास एनर्जी था, जैसे ही हमने उसको रिलीज किया वो नीचे मोशन में आ गया। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी को समझ सकते हो। समझ में आया कुछ कुछ आपको। हाँ सर थोड़ा। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएंगे, जैसे जैसे आप चीजों के अंदर अंदर जाते जाओगे वैसे वैसे चीजें आपको दिखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप बहुत सारा चीज खुद से ही एक्सप्लोर करो, तो वो आपको ज्यादा देर तक समझ में आएगा। ठीक है, हाँ तो देखो क्या बात है यहाँ पे। तो इसका मतलब हमें यह है कि पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट के करने के पहले हमें H इक्वल टू 0 डिसाइड करना होता कि वो हम लोग कहाँ पे लेंगे, और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 0। उसको हम लोग बोल सकते हैं रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं, रेफरेंस लाइन बोल सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आया। हाँ सर समझे। तो देखो बात यहाँ पर, अब आपको एक क्वेश्चन बनानी है और आपको खुद से सोचना है, ठीक है। बात यहाँ पर यह है कि एक बॉल है, ठीक है, यहाँ पे एक दो लेवल है, ठीक है। मान लो इस लेवल में एक बंदा बैठा हुआ है और इस बंदा को दिख रहा है कि ये H इक्वल टू 10 मीटर पर है, और दूसरा बंदा जो है इस यहाँ और यहाँ पर बीच का डिस्टेंस 20 मीटर है। इस बॉल का मास क्या है, 2 kg, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, अगर इसके हिसाब से अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पर इस लेवल पर आपको H इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। अगर आप इसके हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको H इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, मतलब इस पॉइंट पे H की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी। तो आप मुझे बताओ कि इसके रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ये मान लो बंदा A है, ये बंदा B है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू A यहाँ पे क्या होगा, बताओ, थोड़ा सा सोचो। सर जीरो। हाँ जीरो।
इस पॉइंट पे 0 हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही। अब ये बंदा जब इस बॉल को देख रहा है तो इस बॉल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? अगर ये वाला बॉल यहां पे होता तो ये क्या कहता कि H की वैल्यू 0 है, ये सीधा mgh की फॉर्मूला अप्लाई करता, H की वैल्यू 0 पुट कर देता और बोल देता कि 0 है। लेकिन ये बंदा क्या बोलेगा, mgh का जब फॉर्मूला अप्लाई करे तो H का वैल्यू ये क्या लेगा, ये बताओ। सर वो जब मतलब ऊपर देखेगा तो वो 10 मीटर लेगा उसको। परफेक्ट परफेक्ट। ये बंदा mgh की फॉर्मूला अप्लाई करेगा और इसको दिखेगा कि ये ऊपर 10 मीटर ऊपर है, तो H का वैल्यू ये क्या पुट कर देगा, 10 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आंसर बताओ क्या पोटेंशियल दिया जाएगा इसके हिसाब से। जी की वैल्यू 200 जूल आ जाएगा, है ना, ठीक है। उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू बी क्या होगा बताओ, इस बॉल का, इसके हिसाब से, इस बंदे के हिसाब से इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 600 जूल। क्या होगा? 600 जूल। हाँ, m की वैल्यू 2 हो गई, g की वैल्यू 10 हो गई, h की वैल्यू कितनी हो गई, 30, तो हो गया ये 600 जूल। परफेक्ट है। तो यहाँ पर आपको क्या आपको समझ में आया इसको देख करके, आप बताओ मुझे यहाँ से क्या आपको समझ में आया? मतलब जब वो ओरिजिन में रहेगा तो उसकी हाइट 0 रहेगी तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी 0 रहेगा। लेकिन अगर वो मतलब h हाइट पे है और उसका जितना हाइट रहेगा तो उसको mgh करेंगे तो उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी। मतलब यहाँ पे जो फंडा है H का फंडा है ना, यहाँ पर यस। मैटर कर रहा है कि H की वैल्यू हम लोग 0 कहाँ पर ले रहे हैं, समझ रहे बात? हम लोग H की वैल्यू 0 कहाँ पर ले रहे हैं और वहीं से हम लोग मेजर करना स्टार्ट करें। जैसे हमने अगर इस पॉइंट पे H की वैल्यू हमने 0 ली तो ऊपर जाएंगे, यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट करना होगा, तो ऊपर वाले डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना है और ये कितना है, 10 मीटर है ना। तो H की वैल्यू हमने +10 लिया। अब अगर हमने H की वैल्यू 0 यहाँ पे लेते हैं तो ये रेफरेंस लाइन हो गया, तो यहाँ से अब इस बॉल का हाइट क्या हो गया, फिर से ऊपर के डायरेक्शन आ गया, ऊपर के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, तो हमारा कितना गया, 20 और 10 30 हो गया, तो +30 हमें लेना होगा। तो समझ में आ रहा है, ये रेफरेंस लाइन पर डिपेंड करता है कि कौन से पॉइंट पे रेफरेंस पॉइंट हम लोग ले रहे हैं, समझ रहे बात को? हाँ सर। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा सा डीप में फंडा है। एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व करना है। देखो बॉल ये है, बॉल है एक लेकिन ऑब्जर्वर है 3, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला जो डिस्टेंस है आपका 20 दिखेगा और ये वाला जो है आपका 10 है। बंदा यहाँ पे एक ए है बैठा हुआ, एक बंदा ए है, यहाँ पे बंदा बी है और यहाँ पे बंदा सी है, ठीक है। इसका मास है 2 kg, ठीक है। तो आप मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए क्या होगा, ए के हिसाब से क्या होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू बी क्या होगा और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सी क्या होगा, बताओ। सर बी का 0 होगा ठीक है, ये 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे एच की ही वैल्यू और 0 लेंगे, हाँ। और ए का 400 जूल होगा। एम जी एच का वैल्यू क्या लेंगे, ऊपर के 20। डायरेक्शन में है +20, ठीक है, 20 400 जूल, ठीक है, परफेक्ट। और सी का सी का -200 आएगा। बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, समझ रहे बात को? हाँ सर। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना।
और इसी को मिला करके क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बेसिक चीज यहाँ पर ये होता है। ठीक है, अब देखो तो ये हो गया हमारा कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये हमारा हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट। ठीक है, अब दूसरे तरीका का हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को समझने वाले हैं, उसको हम लोग बोलेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, हमने इसका फॉर्मूला देखा था कि क्या होता है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, के क्या होता है, के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या होता है बताओ, स्प्रिंग कांस्टेंट। हाँ, एक्स क्या होता है, एक्स या तो इलोंगेशन इन स्प्रिंग होता है, जैसे उसमें एमजीएच में एच हमने हाइट लिया था, उसी तरह से इसमें ये हम लोग इलोंगेशन होता है और कॉम्प्रेशन। अब ये क्या होता है, कॉम्प्रेशन इन स्प्रिंग। सब क्या है ये सब, देखो जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे एक स्प्रिंग है, मान लो यहाँ पे हमने एक ऐसा स्प्रिंग ले लिया, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका के है, मास इसका 2 kg है। ठीक है, तो देखो जिस पॉइंट पर x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, एक मिनट रुकना, हाँ देखो, तो जिस पॉइंट पर x की वैल्यू 0 होती है, वहां पर स्प्रिंग का जो लेंथ होता है वो नेचुरल लेंथ होता है। बस इस चीज को समझो ये है क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, तो इसको जब कॉम्प्रेस करेंगे तो स्प्रिंग क्या होगा, ऐसे कॉम्प्रेस हो जाएगा, है ना, अंदर चला गया। और जब इसको इस स्प्रिंग को इधर खींचेंगे तो स्प्रिंग क्या है, ऐसे इलोंगेट हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे पहुंच जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या, जैसे ये वाली जो लाइन है, अगर हम लोग कहेंगे कि x की वैल्यू 0 है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू माइनस के एक्स हम लोग कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, F इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना। देखो आपने इसका एक वर्क डन कैलकुलेट किया था, ऊपर ऊपर एक क्वेश्चन जो है, ऊपर एक क्वेश्चन में आपने वर्क डन कैलकुलेट किया था F इक्वल टू माइनस के एक्स, देखो ये वाला, है ना। तो इसका जब हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था तो क्या आया था हमारा, देखो ये वाला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर ही तो है, ये वाला चीज एक तरीके से हाफ के एक्स स्क्वायर ही तो है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कैसे आता है। ठीक है, देखो अब बात को यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे स्प्रिंग क्या है, नेचुरल लेंथ में है ये, मतलब ना ही कॉम्प्रेस किया गया है स्प्रिंग को और ना ही इलोंगेट, स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। अगर स्प्रिंग को इसमें इधर कॉम्प्रेस कर दोगे तो स्प्रिंग कहाँ है, इधर फोर्स लगाएगा। जैसे ही आप इस ब्लॉक को छोड़ोगे, ब्लॉक इधर मूव करना लग जाएगा। और इस केस में जैसे ही ब्लॉक को आप छोड़ोगे, ये ब्लॉक इधर मूव करना स्टार्ट लग जाएगा। मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा x इक्वल टू 0 पॉइंट पे होती है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के डायरेक्शन में होता है हमेशा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो देखो ये वाला लाइन x इक्वल टू 0 हो गया, तो स्प्रिंग का जो ये लेंथ है इसको नेचुरल लेंथ कहेगा। मान लो ये L0 है, तो अभी स्प्रिंग का लेंथ L0 है। अब देखो स्प्रिंग मान लो यहाँ पे x इलोंगेट हो गया, तो अब स्प्रिंग का लेंथ क्या हो गया, L0 प्लस x, क्योंकि नेचुरल लेंथ शुरू में L0 था, आपने इसको इधर और खींच दिया x डिस्टेंस, तो L0 प्लस x इसका हो गया लेंथ। और फोर्स कितना लगा रहा है, ये माइनस के x, माइनस प्लस जो भी, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये एक रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स कहने का मतलब है जो इसका इनिशियल सिचुएशन था उसी को ये रिस्टोर होना चाहता है। अब देखो यहाँ पर बात क्या है,
ये जो स्प्रिंग है इलोंगेट हो गया है, एक्स इसका इलोंगेशन है, और एल नॉट प्लस एक्स हो गया इलोंगेशन। इसमें क्या है, स्प्रिंग क्या है, कॉम्प्रेस हो गया है, अब इसका लेंथ छोटा हो गया है, तो एल नॉट माइनस एक्स हो गया इसका क्या, मॉड ऑफ एक्स ले लेते हैं, इसका क्या लेंथ हो गया है, मॉड ऑफ ले लेते हैं, ठीक है, अगर माइनस प्लस है तो मैनेज हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पे रहा है, ठीक है, इतना तक समझ में आया ये चीज, बेसिक चीज। सर वो वहाँ पे मॉड क्यों लगाया है? मॉड मैंने इसलिए लगाया ना कि देखो ये अगर x की वैल्यू नेगेटिव आ गया, ऐसा मॉड चाहो तो नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना, अगर x की वैल्यू नेगेटिव आ गया तो हमें दिख रहा है कि ये लेंथ छोटा हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, उसी को मैनेज करने के लिए लगाया था। लेकिन हटाओ उसको, नहीं अभी हम लोग मान लेते हैं कि x जो है पॉजिटिव है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर x इधर चला गया तो एल नॉट माइनस एक्स होगा, और x इधर चला जाएगा तो x एल नॉट प्लस एक्स होगा। ये समझ में आया आपको? हाँ सर, इतना समझ। ठीक है, इतना समझो, बाकी उतना मॉड वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी को हटाओ। हाँ देखो, तो ये बात है यहाँ पर, ठीक है। तो आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यह एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू दी हुई है 10, और इसको आपने 1 मीटर इधर और पुल कर दिया, और इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ एल नॉट क्या है, 100 मीटर। तो आप मुझे बताओ, जैसे ही ये स्प्रिंग इधर आया, खींचा गया ब्लॉक को, तो ब्लॉक पर स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रहा है, बताओ कितना फोर्स लगा रहा है? फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, फोर्स फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना, और पोटेंशियल हाँ एनर्जी होता है क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, और ये क्या है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो सीधा बात, कोई बकवास नहीं, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सीधा आप ये बात निकालो, पॉइंट पे आओ, है ना, क्या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा? एक्स की वैल्यू कितनी है इसमें, एक्स की वैल्यू 1 मीटर है, तो यहाँ पे ये इलोंगेशन है, इसको खींचा गया है, बड़ा है, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी? हाफ हाफ इंटू 10 इंटू 10 इंटू 1, तो इंटू ये 1 होगा का 5। स्क्वायर, है ना, कितना हो गया, 5। 5 जूल, ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, समझ में आया बात? ठीक है, अब देखो, अगर हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और तो इस डायरेक्शन को हमें नेगेटिव लेना पड़ सकता है, तो इस डायरेक्शन में x इक्वल टू +5 +1 है, मतलब हो सकता है कि इलोंगेशन है, -1 मतलब हो सकता है कॉम्प्रेशन है, जो भी हो साइन अपने हिसाब से लेंगे, लेकिन हम लोग फॉर्मूला में एक हाफ के एक्स स्क्वायर लेते हैं, तो x का वैल्यू चाहे प्लस हो या माइनस हो, कोई मायने यहाँ पे नहीं रखता है, ठीक है, या तो स्प्रिंग में इलोंगेशन हो या तो स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन हो, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूला से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर, ठीक जो है, 100 मीटर एल नॉट लिए वो क्या है? कुछ नहीं, ये नेचुरल लेंथ है, ये कहीं पे अच्छा, आपको उतना नेचुरल। यूज नहीं आएगा, इससे उतना कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, ये आपको मैंने थोड़ा छकाने के लिए दिया था, कंफ्यूज करने के लिए ये चीज मैंने बोला था, आप कंफ्यूज नहीं हुए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको दे देते हैं कि ऐसे एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसका मास है 2 kg, स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू दी रखी है 10, ठीक है, SI यूनिट में सारे, तो आपको बताना है कि x इक्वल टू 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, x इक्वल टू -1 मीटर होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सारे यूनिट SI यूनिट में, और x की वैल्यू +2 मीटर है, तो आप मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा?
सर x इक्वल्स टू 0 पे 0 होगा पोटेंशियल एनर्जी उसका। फॉर्मूला क्या लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी का? जी सॉरी वो हाफ के एक्स स्क्वायर। परफेक्ट, ये फॉर्मूला था, यहाँ पे 0 हो गया, सही है। ये वाला बताओ। यहाँ पे होगा इसका -5 जूल। अच्छा, ये तो 1 स्क्वायर है ना, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होगा? जूल होगा 5 जूल। +1 होगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर +1 होगा। 5 जूल होगा सर। हाँ 5 जूल होगा। अब ये वाला बताओ। हाँ। ये तो 0 जूल हो गया। इसका 10 जूल होगा। हाँ 10 हाफ जूल इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू, तो जूल आ रहा है तब जब हम लोग एसआई यूनिट ले रहे हैं, एसआई यूनिट नहीं लेंगे तो बात कुछ और होगी, मतलब यूनिट्स कुछ और होगी। तो यहां तक आपको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया? हाँ तक्ष बताओ। हेलो सर, डिस्कनेक्ट हो। हाँ 1 मिनट, आपकी आवाज आ रही है मुझे, अभी समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? हाँ तक्ष। हाँ सर ये थर्ड वाले में 20 जूल आएगा। थर्ड वाले में, अरे हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, थर्ड वाले में 20 जूल होगा। हाँ क्योंकि ये 4 स्क्वायर है ना, 2 से 1 2 कट जाएगा, 20 जूल। हाँ सही है। तो आपका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी समझ में आया क्या होता है? हाँ सर समझो। ठीक है। तो आज हमने 3 टॉपिक्स को पढ़ा है, 4 चीज पढ़ा है, किस तरीके से इंटीग्रेशन वाले वेरिएबल फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन वेरिएबल फोर्स का। फिर हमने क्या क्या पढ़ा आप मुझे बताओ, और समरी क्या क्या हमने पढ़ा थोड़ा सा आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ ना। सर पहले हम्म वर्क डन पड़े F.S होता है, फिर उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, और फिर हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ m²। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइप का पढ़ा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल। ठीक है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, ठीक है। और स्प्रिंग पोटेंशियल होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट। तो ये चीज है, ठीक है। कल हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे, कल हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। वो इम्पॉर्टेंट चीज को देखो, कल का हमें पढ़ना रहेगा ये कि कॉन्जर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ठीक है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ये थोड़ा सा बेसिक हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। और हम लोग का मेन फोकस रहेगा एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, वर्क कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है ये आपको अभी मैं बता देता हूँ, सीधा फॉर्मूला एक बता देता हूँ, PE1 प्लस KE1 इक्वल टू PE2 प्लस KE2। ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन। थोड़ा सा आपको होमवर्क क्या रहेगा कि आज जो भी हमने पढ़ा ये आपको देखना है, रिकॉर्डिंग में इसका अप कर दूंगा, आपको देखना है कि क्या होता है ये सब चीजें, ठीक है, जरूर देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और दूसरा चीज, जो भी क्वेश्चन हमने बनाए आज, आपको ये सारे क्वेश्चन फिर से बनाना है। क्वेश्चन बन जाना टारगेट नहीं है, टारगेट ये है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, पहला टारगेट वो है। क्वेश्चन बनना भी चाहिए तो अच्छा रहेगा, कंफर्मेशन मिलेगा कि क्या समझ में आया है। और ये सब काम आपने कर लिया, उसके बाद काम है कि ये क्या है इसको थोड़ा सा समझना। कहीं पे आप हो सकता है HC वर्मा आप ओपन करो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, बहुत सिंपल चीज है ये, क्या होता है आप थोड़ा पढ़ो 1-2 पेज, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये इक्वेशन कहता है
कि बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। जैसे देखो, हमने एक स्प्रिंग को लिया था ऐसे, इसको इधर पुश कर देंगे और फिर छोड़ेंगे तो स्प्रिंग इसको धक्का देगा, इधर मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। मूव करना स्टार्ट मतलब क्या है? मूव का मतलब क्या है? उसके पास वेलोसिटी, स्पीड आएगा कुछ। स्पीड आने का मतलब क्या है कि उस ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है और वो काइनेटिक एनर्जी में बदल रहा है। दूसरा एग्जांपल, जैसे कि एक बॉल को ऊपर ले लेंगे हाइट h पर। मान लो h इक्वल टू 10 मीटर पे हमने एक ब्लॉक को लिया है, ठीक है। तो जैसे ही इस बॉल को हमने छोड़ा, जैसे ही ये नीचे जाने लग गया, इसके पास स्पीड आते जाएगा। मतलब इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी था mgh, है ना। h का वैल्यू डिक्रीज हो रहा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है, इसके पास स्पीड बढ़ता जा रहा है। स्पीड बढ़ रहा मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दिया है। मान लो शुरू में बॉडी h1 हाइट कितना था? 10 मीटर पे। बाद में इस बॉडी का हाइट हो गया 5 मीटर। तो क्या है? इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, है ना। mgh में h का वैल्यू डिक्रीज हुआ, मतलब पूरे वैल्यू का, इस टर्म का वैल्यू डिक्रीज हुआ। तो क्या हम लोग लिखेंगे? mgh1 प्लस इस पॉइंट पे इसका कुछ वेलोसिटी स्पीड होगा v1, इस पॉइंट पे कुछ इसका स्पीड होगा v2। क्या लिखेंगे? pe1 प्लस ke1 इक्वल टू pe2 प्लस ke2। तो pe1 क्या है? mgh1 प्लस ke1 क्या हो गया? हाफ m v1 का स्क्वायर इक्वल टू pe2 क्या हो गया? mgh2 प्लस ke2 क्या हो गया? हाफ m v2 स्क्वायर। बस इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। अगर यहाँ पे v का वैल्यू 0 था तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे और ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने आपको ये बता दिया है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम लोग कैसे वर्कआउट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो ये बात की बात है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे शायद कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को डेफिनेशन को कवर करने के बाद। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको सबसे पहले जो भी हमने आज पढ़ा इसको आपको पढ़ना है, तभी आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ऐसा नहीं करना है कि अभी आपने जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, उसको दोबारा नहीं देखना, नहीं। ऐसा करने से आप लॉस भी हो सकता है। आपको चीज़ें बहुत जल्दी दिमाग से उड़ सकता है, लेकिन जैसे आप दोबारा देखोगे तो आपको नए नए चीज़ों को ही पकड़ बनेगी। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो भी ये वीडियो होगा आप इसको देखोगे, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछ भी लेना कि क्या वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है या मैं कर दूंगा, तो मैं आपको बता दूंगा। तो आपको ये देखना जरूरी है, आपके लिए ही भलाई के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसको एंड करें। 1 मिनट तो हम लोग समझ लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ता है और कमता है, ठीक है। तो देखो बात यहाँ पे बात ये है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता कैसे है और कमता कैसे है। अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? Pe इक्वल टू mgh। ये कांस्टेंट ये वेरिएबल है। इसका मतलब जैसे जैसे h को हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे h डिक्रीज होगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। ये बात समझ में आ गया। दूसरा बात, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? देखो, x की वैल्यू यहाँ पे मानो 0 है ना। यहाँ पे स्प्रिंग है ऐसे। अब देखो, हम लोग हमेशा इसमें x की वैल्यू, ये इसको हम लोग x की 0 पॉइंट से ही मेजर करेंगे, मीन पोजीशन से ही। अगर इधर जितना जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, इधर जितना जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। मतलब इस पोजीशन से हम लोग या तो लेफ्ट में जाए या तो राइट में जाए, इस पोजीशन से अगर हम लोग दूर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। अगर इस पोजीशन के अगर हम लोग पास जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कमेगा। जैसे मान लो ब्लॉक इधर आ गया तो इधर से इधर आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गया, और इधर चला गया तो यहाँ से और दूरी बढ़ गया तो पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ गया। अब मान लो ये यहाँ पे नजदीक आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, तो अब क्या है? इधर आ गया तो कम गया दूरी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? कम हो गया। उसी तरह से इधर चला गया तो दूर चला गया, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया। थोड़ा सा नजदीक आ गया तो अब दूरी कम गया, इस पॉइंट से पोटेंशियल एनर्जी कम गया। समझ में आया आपको क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? हाँ सर।
तो इसमें x की वैल्यू देखो, क्योंकि x का वैल्यू प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, तो डिपेंड कर रहा है कि x की जीरो मतलब मॉड x का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में बढ़ेगा। मॉड x का मतलब क्या, -1 का मॉड क्या होता है 1, मतलब मॉड के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू रहेगा तो पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो भी पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। मॉड ऑफ 1 इक्वल टू 1, मॉड ऑफ -2 इक्वल टू 2, मॉड ऑफ -3 इक्वल टू 3, मॉड ऑफ 2 इक्वल टू 2, पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, माइनस साइन को हटाना होता है। तो मॉड x की वैल्यू बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। मॉड x की वैल्यू कमेगी तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कमेगी। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ये आपको ना होमवर्क है। मतलब हाँ हाँ ओरिजिन पे ही पोटेंशियल एनर्जी मतलब जीरो रहेगा। हाँ, ऑरिजिन पे ही पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगा और यहीं पे इसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि दूरी कम रही है या ऑरिजिन से दूर जा रहा है या ऑरिजिन के नजदीक आ रहा है, उस हिसाब से इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा या कमेगा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इन दोनों हाँ चीज पे आपको एक बार खुद से भी एक्सपेरिमेंट करना है, अलग अलग वैल्यूज लेकर के देखो। देखो मेन चीज है क्वेश्चन को केवल सॉल्व करना नहीं, क्वेश्चन को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। ठीक है ना? तो इसलिए आपको मैं को ये बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन को आप एक बार एनालाइज करो कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में, हो क्या रहा है। जब भी आपको लगे फिजिक्स आपको क्वेश्चन बना रहे हो तो ये देखो क्वेश्चन हो क्या रहा है, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या क्या चीजें फंडामेंटल होते हैं, ऐसे आप सोचो। ठीक है ना? ठीक है, तो हम लोग यहीं पे हाँ। रखते हैं। हाँ, यहीं पे हम लोग रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके।